बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या होता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है, एच पाइलोरी एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस क्या होता है और ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, और उसके बाद हमने एच पाइलोरी एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस वर्सेस ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस के दरमियान डिफरेंस पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। बेसिकली तो हमारे पास तकरीबन 4 किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक हमारे पास हो सकता है पेप्टिक अल्सर और डिजीज क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के केस के अंदर, ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे। दूसरा हमारे पास हो सकता है कि म्यूकोजा की जो है एट्रोपी हो सकती है और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो सकता है। तीसरा हमारे पास डिस्प्लेजिया हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है जो एसोसिएट होती है एच पाइलोरी के साथ, एनसाइड यूज के साथ, ठीक है। होता ये है कि हमारे पास इंबैलेंस हो जाता है, इंबैलेंस बिटवीन म्यूकोजल डिफेंस और डैमेजिंग फोर्स के दरमियान। अब आपको नहीं पता कि डिफेंसिव फोर्स कौन सी है म्यूकोजा की और म्यूकोजा को डैमेजिंग करने वाली फोर्स कौन सी है। तो आप एक्यूट गैस्ट्राइटिस वाली वीडियो में देखें, वहां मैंने आपको सारी डिटेल के अंदर बताया था कौन सी फोर्सेज होती हैं जो म्यूकोजा को डैमेज करती हैं और कौन सी फोर्सेज होती हैं जो म्यूकोजा को डिफेंस के तौर पर उसकी बचत करवाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता ये कि जो यूनाइटेड स्टेट मैंडसेट जो है सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है अल्सर की, ठीक है। उसके बाद एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, ठीक है। लो डोज एस्पायरिन है यूज इन एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, उनके अंदर भी हो सकता है। अच्छा, ये है कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है किसी भी पोर्शन में हो सकती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जो कि एसिडी गैस्ट्रिक जूस से जो एक्सपोज होता है उसमें किसी भी पोर्शन में हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो है गैस्ट्रिक एंट्रम के अंदर होती है, गैस्ट्रिक एंट्रम में, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ड्यूडिनम, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन साइड कौन सी है, गैस्ट्रिक एंट्रम सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन साइड है किसकी, पेप्टिक अल्सर डिजीज की। उसके अलावा हमारे पास फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडिनम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या कॉमन साइट है, ठीक है। अब ये गैस्ट्रिक जो पेप्टिक अल्सर्स है ये हमारे ईसोफेगस में भी हो सकता है। जब अगर ये ईसोफेगस में होगा तो उसको हम कहते हैं जर्ड, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब ये होता क्यों है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो स्टमक का एसिड कंटेनिंग फूड है वो रिफ्लेक्स बैक करके जर्ड उसके अंदर ईसोफेगस के अंदर चला जाता है, तो वहां पर उसकी म्यूकोजा को डैमेज कर सकता है, तो वहां भी अल्सर कॉज कर सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में हम कहेंगे इसको है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि या फिर मतलब जो है एसिड कंटेनिंग फूड वापस बैक मूव करके जा सकता है हमारा जो है ईसोफेगस में, या फिर ऐसा हो सकता है कि ईसोफेगस के अंदर ही कुछ ऐसे सेल्स हों, एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स हों जो वहां पर लोकली सिक्रीट करते हों गैस्ट्रिक एसिड को, ठीक है। वो भी जर्ड काज कर सकते हैं, ठीक है। या और इसके अलावा जो हमारे पास पेप्टिक इंजरी अगर हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाए तो इसमें भी एक कॉज ये हो सकती है कि गैस्ट्रिक हेटरोट्रोपिया हो सकता है, ठीक है। जब यानी जो मैकल डाइवर्टिकुलम क्या है, मैकल डाइवर्टिकुलम एक आउट वॉचिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि अब नॉर्मल गैस्ट्रिक सेल प्रेजेंट हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। तो जब गैस्ट्रिक सेल प्रेजेंट होंगे तो गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करेंगे, वहां पर जब गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करेंगे तो वहां से एसी इंटेस्टाइन में आ सकता है और वहां पर पेप्टिक अल्सर डिजीज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास थी कुछ इसके इंट्रोडक्टरी बातें। उसके बाद अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की, किसकी, पेप्टिक अल्सर डिजीज की। तो सबसे ज्यादा कॉज ऑफ फिजिशियन जो है वर्ल्ड वाइड, सबसे ज्यादा लोग जो फिजिशियन के पास आते हैं अपने चेकअप करवाने, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज के साथ आते हैं, ठीक है। अच्छा, तकरीबन 3 मिलियन लोग जो हैं इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक है। उनमें से 1,90,000 जो है लोग जो है वो हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जबकि 5,000 डेथ भी हो सकती हैं यूनाइटेड स्टेट में होती हैं हर साल में, ठीक है। अब लाइफ टाइम जो रिस्क है पेप्टिक अल्सर डेवलप का तकरीबन 10% मेल्स के अंदर और 4% फीमेल के अंदर है, यानी 10% जो मर्द हैं उनको जिंदगी में चांस है वो रिस्क के ऊपर होते हैं कि उन्हें पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है, जबकि जो फीमेल्स हैं उनको 4% ऐसी फीमेल्स हैं पूरी दुनिया में जिनको पेप्टिक अल्सर डिजीज का चांस है कि वो अपनी ज़िंदगी में ये डिजीज़ डेवलप कर सकती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस के अंदर वही सेम बातें हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमारे पास एच पाइलोरी इन्फेक्शन और एनसेड यूज होता है जो कि प्राइमरी अंडरलाइन कॉजेज है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, और तकरीबन 70% पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो एच पाइलोरी की वजह से होता है। अच्छा, और इन दिस इंडिविजुअल पेप्टिक अल्सर डिजीज जनरेटेड बाय बैकग्राउंड, अब इसमें होता क्यों है पेप्टिक अल्सर डिजीज, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चलती रहती है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के ऊपर हमारे पास जो है वो अल्सर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोनिक बैकग्राउंड के ऊपर तकरीबन 70% पेशेंट के अंदर एच पाइलोरी एसोसिएटेड इन्फेक्शन के जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनमें 70% ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है, ठीक है। अब इसमें होता है कि 5 से 10% एच पाइलोरी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स जो हैं वो डेवलप
करते हैं पेप्टिक अल्सर को, इट इज प्रोबेबल दैट होस्ट फैक्टर्स। अब जो जिन पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए एच पाइलोरी का, उसमें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस तो हो जाता है, लेकिन वो तमाम के तमाम पेशेंट के अंदर पेप्टिक अल्सर डेवलप नहीं हो सकता या नहीं होता। अब रीजन इसकी क्या है, मतलब फिर किन में होता है, तकरीबन 5 से 10% ऐसे पेशेंट जिनके अंदर, यानी ऐसे पेशेंट जो एच पाइलोरी के साथ इन्फेक्टेड हैं, उनमें से भी 5 से 10% ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है, जबकि 90% ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज नहीं होती, डिस्पाइट ये इसके बावजूद कि उनके अंदर इन्फेक्शन होता है एच पाइलोरी का। तो इस बात से हमें ये पता लगा कि पेप्टिक अल्सर डिजीज को डेवलप करने के लिए सिर्फ होस्ट ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ जो जर्म ही काफ़ी नहीं है, एच पाइलोरी काफ़ी नहीं है, इसके अंदर होस्ट फैक्टर्स का होना भी ज़रूरी है, जब जाकर पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है वो हो सकती है। ठीक है, अच्छा, जो फंडामेंटल कॉज होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज की, हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि हाइपर एसिडिटी जो अगर हो जाए तो, और हाइपर एसिडिटी की कॉज क्या हो सकती है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो सकता है, या पाइटल सेल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, या एक्सेसिव सिक्रेटरी रिस्पांस हो सकता है। तो इस वजह से अगर इन तीनों कॉजेज की वजह से एच पाइलोरी इन्फेक्शन, पाइटल सेल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, या फिर हमारे पास एक्सेसिव सिक्रेटरी रिस्पांस, ठीक है, ये इन तीन कॉजेज, एक्सेसिव सिक्रेटरी रिस्पांस, इन तीन कॉजेज की वजह से अगर हाइपर एसिडिटी हो जाए तो वो पेप्टिक अल्सर डिजीज कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये होता है कि इनसफिशिएंट इनहिबिशन ऑफ स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म सच एज गैस्ट्रिन रिलीज में आल्सो कंट्रीब्यूट। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं एसिड की सिक्रीशन को। ठीक है, अब कुदरत ने ऐसे मैकेनिज्म जो स्टिमुलेट करते हैं उनकी इनहिबिशन भी की होती है, मतलब अब उनके लिए इनहिबिशन का काम देने वाले भी कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं बॉडी में। ठीक है, अगर उनकी इनहिबिशन ना हो, एसिड सिक्रीशन मैकेनिज्म, सिक्रेटरी मैकेनिज्म की अगर इनहिबिशन ना हो, तो वो फिर हद से ज़्यादा फिर स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो सिक्रीट करने शुरू कर देते हैं हमारे पास एसिड। ठीक है, तो अगर इनसफिशिएंट इनहिबिशन हो एसिड सिक्रेटरी मैकेनिज्म की, तो भी गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो वो हमारे पास स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म कौन सा है जो कि ज़्यादा एसिड को सिक्रीट करता है, उसमें हमारे पास गैस्ट्रिन की रिलीज है, ठीक है, और कौन सी कंडीशन है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है। ठीक है, ये ट्यूमर है जिसके अंदर गैस्ट्रिक सेल का ट्यूमर है जिसमें हाई गैस्ट्रिन सिक्रीशन होती है, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करती है पैराइटल सेल को, पैराइटल सेल जो है वो क्या करती है, वो पैराइटल सेल जो है वो सिक्रीट करती है HCl को, फिर हाइपर एसिडिटी होती है, उससे पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अल्सरोजेनेसिस यानी अल्सर की फॉर्मेशन के अंदर वो हेल्प आउट करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्रोनिक एसिड यूज होता है, उसके बाद सिगरेट स्मोकिंग होती है, और हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड लंबे अरसे तक जो कि सप्रेस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको अल्कोहलिक सिरोसिस होती है उनके अंदर भी, और साथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के पेशेंट्स, क्रोनिक रीनल फेलियर के डिजीज जो पेशेंट्स हैं, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के पेशेंट, और साथ हाइपरकैल्सीमिया। अच्छा, इनकी वजह से भी हमारे पास हो सकता है गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर और डिजीज। ठीक है, अच्छा, ये कहता है कि लेटर टू कंडीशन जो कि हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया जो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन प्रोडक्शन, जो लेटर टू कंडीशन है क्रोनिक रीनल फेलियर और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसमें होता है हाइपरकैल्सीमिया। अब ये हाइपरकैल्सीमिया की वजह से हमारे पास स्टिमुलेट होती है गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है जो कि एसिड सिक्रीशन करवाती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी ये है कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है 4 गुना ज़्यादा कॉमन है प्रोक्सिमल ड्यूडिनम देन स्टमक, यानी स्टमक के जरिए, स्टमक की निस्बत अगर हम ड्यूडिनम में देखें तो 4 गुना ज़्यादा चांस है पेप्टिक अल्सर डिजीज के डेवलप होने का। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारे पास हो गया। उसके बाद जो अगर हम बात करें ड्यूडिनल अल्सर जो है यूजुअली अगर विद इन फ्यू सेंटीमीटर पाइलोरिक वेल्व के अराउंड जो है प्रोक्सिमली ड्यूडिनम के अंदर पाइलोरिक वेल्व के अराउंड ज़्यादा चांस होता है पेप्टिक अल्सर के डेवलप होने का। ठीक है, और इन्वॉल्व करता है एंटीरियर ड्यूडिनल वॉल को। ठीक है, अब ड्यूडिनल की जो एंटीरियर वॉल को, ठीक है, तो तकरीबन जो 4 गुना ज़्यादा प्रोक्सिमल ड्यूडिनम में चांस है एज कम्पेयर टू स्टमक, और इसके अलावा जो है वो प्रोक्सिमल हमारे पास जो पाइलोरिक वेल्व है उसके अराउंड प्रेजेंट होता है, उसके अराउंड डेवलप कर सकता है अल्सर, और एंटीरियर ड्यूडिनल वॉल के अंदर अल्सर डेवलप करता है। ठीक है, जबकि जो गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर होता है वो लोकेटेड होता है नियर बॉडी और एंट्रम के अंदर, तकरीबन बॉडी और एंट्रम के अंदर ही प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और स्टमक के अंदर कौन सी साइड पे, जो स्टमक का जो लेसर कर्वेचर है ना, ये देखिए स्टमक है, ये लेसर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर है, तो इसका लेसर कर्वेचर वाला रीजन है, वहां पर डेवलप करता है क्या चीज़, पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है,
अच्छा, और उसके बाद हमारे पास ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है सॉलिटरी होता है, यानी सिंगल एक ही लीजन हो सकता है और इन मोर देन 80% ऑफ पेशेंट, ठीक है। तकरीबन 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सिंगल लीजन के तौर पर प्रेजेंट होता है क्या चीज़, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। और तकरीबन 0.3 सेंटीमीटर डायमीटर और ये बातें, ठीक है। लाइकली डीपर 0.6, ये 0.3 डायमीटर होता है और 0.6 मीटर जो है डीपर होता है, ठीक है। अब जो क्लासिकल पेप्टिक अल्सर होता है वो हमारे पास होता है ओवल होता है, जो उसकी शेप शार्पली पंच आउट लीजन, यानी पंच आउट लीजन होता है। व्हाट इज पंच आउट लीजन, इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये पंच आउट लीजन होता है, यानी ऐसा लीजन जिसके जो म्यूकोजा है बाहर की तरफ, अल्सरेटेड म्यूकोजा जो है बाहर की तरफ। अगर मिसाल के तौर पे ये हमारे पास स्टमक का म्यूकोजा है तो इसमें जो अल्सरेटेड म्यूकोजा है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये अल्सरेटेड म्यूकोजा यूं लीजन बाहर की तरफ बना होता है, ये बाहर की तरफ लीजन बना हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पंच्ड आउट लीजन, ठीक है। नॉर्मली जो म्यूकोजा यूं होता है या फिर अल्सर जो डेवलप करता है यूं डेवलप करता है अल्सर, ठीक है। जो पंच आउट लीजन होता है इसमें जो एजेस होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पंच आउट लीजन, ठीक है। द बेस ऑफ पेप्टिक अल्सर स्मूथ होती है और क्लीन एज अ रिजल्ट ऑफ पेप्टिक। अब जो बेस होती है पेप्टिक अल्सर की वो स्मूथ होती है बेस, ठीक है। बेस क्या होती है, ये जो था ये ऊपर वाला रीजन था और ये वाला रीजन है ना जो बेस होती है, ये वाला रीजन ये इसकी बेस होती है, ठीक है। अब वो कहता है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है उसकी जो बेस है स्मूथ होती है, क्लीन एज अ रिजल्ट ऑफ पेप्टिक डाइजेशन ऑफ एक्सुडेट की जो इसके अंदर एक्सुडेट प्रेजेंट होते हैं पेप्टिक अल्सर के अंदर, उसकी डाइजेशन हो जाती है HCl की वजह से, तो उसकी जो बेस होती है वो स्मूथ हो जाती है और क्लीन हो जाती है, ठीक है। अगर हम हिस्टोलॉजिकली एग्जामिनेशन देखें तो उसके नीचे ग्रैनुलेशन, क्योंकि वहां पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होती, अल्सर के नीचे क्या होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, ठीक है। अब जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है तो साथ साथ रीजनरेशन भी चल रही होती है, ठीक है। जब रीजनरेशन चल रही है तो वहां पर वास्कुलर ग्रैनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन होती है और इसके अलावा हमारे पास जो है ब्लीडिंग भी होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हेमोरेज कॉज कर सकती है, साथ परफोरेशन भी कॉज कर सकता है हमारे पास जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो इसके क्लिनिकल फीचर्स, अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास जो है वो आता है क्रॉनिक रिकरिंग क्रॉनिक लीजन्स हो सकते हैं और ऐसे लीजन्स होते हैं जो बार बार रिकर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बात सबसे ज़्यादा अहम ये कि इसमें जो है मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है और एज कम्पेयर टू मोर्टिलिटी, यानी ये ज़्यादातर डिजीज़ कॉज करते हैं लेकिन ये किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते, ठीक है। और तकरीबन यंग एडल्ट के अंदर ज़्यादा कॉमन होते हैं और मिडिल एज टू ओल्डर, एज कम्पेयर टू मिडिल और ओल्डर एज की निस्बत ये यंग पेशेंट के अंदर ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो ये जो क्लिनिकल अटेंशन में कब आते हैं, जब पेशेंट जो अक्सर शिकायत करता है एपिगैस्ट्रिक बर्न की और एचिंग पेन की जब शिकायत करते हैं पेशेंट, तो फिर ये हमारी जो है वो अटेंशन के अंदर आते हैं, ठीक है। क्लिनिकल अटेंशन के अंदर आते हैं, ठीक है। इनके साथ इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन हो सकती है, डेफिशिएंसी आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, फ्रैंक हेमोरेजिस, परफोरेशन, ये सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। और ये तकरीबन खाना खाने के 1 से 3 घंटे बाद होता है, ठीक है। अच्छा, और रात के वक्त ये ज़्यादा वर्स होता है एज कम्पेयर टू डे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लॉटिंग, ब्लेंचिंग वगैरह इसकी जो है वो सिम्टम्स होते हैं। हीलिंग भी हो सकती है, हीलिंग थेरेपी और विदाउट थेरेपी के साथ हो सकती है, लेकिन टेंडेंसी डेवलप सब्सिक्वेंट अल्सर रिमेन। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हीलिंग हो भी जाए उसके बाद भी चांस होता है कि यार अल्सर जो है दोबारा डेवलप कर सकता है, ठीक है। वही बात, जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है मॉर्बिडिटी ज़्यादा कॉज करते हैं एज कम्पेयर टू मोर्टेलिटी, यानी डिजीज वो ज़्यादा कॉज करते हैं और डेथ कॉज नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो रिकरेंट थेरेपीज आर एम्ड, जो अल्सर पेप्टिक अल्सर जो डिजीज़ है उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो थेरेपीज़ हैं वो जो अल्सर की कॉज को रिमूव करने के लिए होती है। जो मोस्ट कॉमन कॉज जो H. पाइलोरी के अगेंस्ट उसकी रेडिकेशन के लिए थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जो एंटीबायोटिक के जरिए हम कर सकते हैं, या गैस्ट्रिक एसिड जो पेप्टिक अल्सर डिजीज करता है उसको न्यूट्रलाइजेशन के जरिए, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली कॉम्प्लिकेशन थी। उसके बाद हमारे पास म्यूकोजा की एट्रोफी हो सकती है और इंटेस्टाइनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। सॉरी, मेटाप्लेजिया हो सकता है। अब मिकोजा जो है एसिड की वजह से जो मिकोजा है वो शेड ऑफ कर देगा, उसकी एट्रोपी हो जाएगी, ठीक है। एक ही कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसके अलावा जो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो सकता है, जब मिकोजा शेड ऑफ करेगा तो हमारे पास नया मिकोजा भी बनना है, ठीक है। तो इतनी जब बार बार मिकोजा शेड ऑफ करेगा तो जब नया मिकोजा बार बार बनेगा तो उसके अंदर क्या होता है जेनेटिक चेंजेस हो सकती हैं, म्यूटेशन हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो मिकोजा बनता है वो गैस्ट्रिक टाइप का नहीं, फिर वो इंटेस्टाइनल टाइप का हो जाता है, ठीक है। उसको फिर हम कहते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो गया, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया का हॉलमार्क क्या है, उसके अंदर गॉबलेट सेल की प्रेजेंस हो सकती है। जब इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाएगा तो फिर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, अच्छा, मेटाप्लेजिया जब भी होता है एडिनो जो है ना कार्सिनोमा का चांस क्रिएट कर देता है। अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो जाए तो फिर एडिनो कार्सिनोमा का चांस डेवलप हो सकता है, ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद जो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, इसका एक और रीज़न भी है कि वो क्या कर सकता है, कार्सिनोजेनिक जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया उसकी वो ग्रोथ को अलाउ करता है और वो वहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं कार्सिनोजेनेसिस नाइट्रोसामाइन, ठीक है, कार्सिनोजेनेसिस नाइट्रोसामाइन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये भी कॉज कर सकते हैं कैंसर, कार्सिनोजेनिक्स है ना, तो कैंसर कॉज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया कॉज बाय एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में रिग्रेस आफ्टर, और अगर ये बात कह रहा है कि अगर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो गया है और किस वजह से हुआ है, एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस की वजह से हुआ है, तो अगर हम एच पाइलोरी को ट्रीट कर दे तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया जो ऑटोमेटिकली वो भी ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेजिया हो जाता है। अब डिस्प्लेजिया क्या होता है कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बार बार जब एपिथेलियम को इन्फ्लेमेशन, जब बार बार एपिथेलियम एक्सपोज होगी इन्फ्लेमेशन से, तो उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस हो जाएंगी, जो नए बनने वाले सेल होंगे इतनी तेजी से बन गई, उनके अंदर जेनेटिक चेंज जो चेंजेस है उनका चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। जब चांस बढ़ जाएगा तो जो उसकी जो वो है ना एपिथेलियम, तो उसके अंदर ना वो हो जाएगा डिस्प्लेजिया, ठीक है। एपिथेलियम के अंदर हो जाएगा डिस्प्लेजिया। तो अब जब डिस्प्लेजिया हो जाएगा एपिथेलियम के अंदर, तो उससे क्या होगा कि जो एपिथेलियल का साइज, शेप, ओरिएंटीज, एपिथेलियल साइज है, शेप है, या उसकी ओरिएंटेशन है, टेक्सचर, सब कुछ वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। उसकी इलार्जमेंट हो जाएगी, न्यूक्लियर इलार्जमेंट वगैरह हो जाएंगी, ठीक है। जब डिस्प्लेजिया डेवलप हो जाएगा तो फिर वो क्या कर सकता है, डिस्प्लेजिया कर सकता है हमारे पास जो है वो कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।